Good afternoon, everyone. Myself, Santosh Chaubey. We shall continue the chapter of the constitutional development which we started today. चलिए आइए हम लोग बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। देखिए, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि इंडिया वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द यूरोपियन नेशनल्स एंड सम यूरोपियन कंपनीज। भारत यूरोप के कुछ देशों और यूरोप की कुछ कंपनियों के लिए व्यापारिक क्षेत्र में एक आकर्षण का केंद्र था। एंड दैट इज वाई सो मैनी यूरोपियन नेशनल्स एंड कंपनीज केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ ब्राइट फ्यूचर। और यही कारण है कि यूरोप की धरती से बहुत सारी कंपनियां या यूरोप के बहुत सारे लोग अपने बेहतर भविष्य की तलाश में भारत में आए। इसमें सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, फिर डच लोग आए, फिर अंग्रेज लोग आए, फिर डेनमार्क से डेनिश लोग आए, फ्रेंच लोग आए। लेकिन इन सभी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से आई थी, उसने भारत में अपने आप को अच्छी प्रकार से स्थापित कर लिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक शक्ति आरंभ कर दी। इसके लिए उसने 23 जून 1757 को पहले प्लासी का युद्ध लड़ा। फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उस संधि में द्वैत शासन व्यवस्था लाई गई थी, जिस द्वैत शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन राइट टू कलेक्ट दीवानी फ्रॉम बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार दिया गया था, अर्थात उसे बंगाल से राजस्व या रेवेन्यू वसूल करने के अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। लेकिन बंगाल का शासन अभी भी बंगाल के नवाब के हाथ में ही था। और यही कारण है कि इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं द्वैत शासन व्यवस्था, या इसको ड्यूअल सिस्टम कहा जाता है। देखो, आपको याद रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज ऑलवेज यूनिटी ऑफ कमांड। जब हम बात करते हैं प्रशासन की, प्रशासन में होना चाहिए आदेश की एकता। मतलब जो अधीनस्थ अधिकारी है, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उनको आज्ञा देने के लिए ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनकी संख्या एक ही होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर दो अधिकारी होंगे तो नीचे का जो अधीनस्थ अधिकारी है वो किसकी बात मानेगा, वो असमंजस की स्थिति में आ जाएगा। और इस कारण से प्रशासनिक शिथिलता आती है, प्रशासन में अक्षमता बढ़ती है। जो द्वैत शासन व्यवस्था लाई गई थी, इसके कारण से बंगाल में प्रशासनिक दक्षता में कमी आई। एंड इन एडिशन the officials of East India Company with the help of Indian officials looted and ravaged in Indian economy badly। और क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, अपने अधिकारियों और भारतीय अधिकारियों के साथ मिल करके इन्होंने भारत को बुरी तरह से लूटा। एंड इंडिया पर्टिकुलरली बंगाल स्टार्टेड टू ब्लीडिंग। और इसका परिणाम यह हुआ कि इंडिया का जो बंगाल था खास करके वह रक्तरंजित हो गया। बंगाल बिकेम हाउस ऑफ फेमिन्स। बंगाल में अकाल पड़ने लग गए। एंड ह्यू एंड क्राई स्टार्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में इसकी अनुगुण सुनाई पड़ने लग गई। एंड अल्टीमेटली द ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट टू एनेक्ट लॉ टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को भारत में संचालित करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने यह निर्णय किया कि वह कुछ नियम कानून बनाकर उसको देगी, जिस नियम कानून के आधार पर उसको चलना होगा। तो देखो, जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में बात की कि कंपनी के भारत में ऐसे तो 39 या 39 वेयर हाउसेस था, फैक्ट्रीज या माल गोदाम थे। बट दिस फैक्ट्रीज वर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय 3 एमिनेंट फैक्ट्रीज एंड दैट वेयर इन बंगाल, मद्रास और बंगाल। ऐसे तो कंपनी के भारत में 39 माल गोदाम थे, लेकिन इन माल गोदामों का नियंत्रण 3 मुख्य केंद्रों से किया जाता था। एक कलकत्ता था, दूसरा मद्रास था और तीसरा था बंगाल। तो बंगाल में सॉरी था कलकत्ता। तो कलकत्ता, मद्रास और यह बॉम्बे, ये 3 केंद्र थे। इन 3 केंद्रों में चूंकि कलकत्ता का जो केंद्र है जो बंगाल में था, वहां पर कंपनी राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली। अतः ब्रिटेन की सरकार ने निर्णय किया कि अब कंपनी में की जो प्रशासनिक गतिविधियां भारत में आरंभ हुई है, उसका नियंत्रण
जब बंगाल से किया जाएगा तो बंगाल का जो गवर्नर है उसकी पदवी को बढ़ाई जाए, तो उसकी पदवी को बढ़ाकर कर दिया गया था गवर्नर जनरल। साथ ही साथ मैंने आपसे यह भी कहा कि जो गवर्नर जनरल है उसकी सहायता करने के लिए एक बॉडी बनाई गई, एक निकाय बनाया गया जिसका नाम रखा गया एक्सिक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद, जिसमें 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। और यह भी प्रोवाइड किया गया, यह उसमें प्रावधान किए गए कि निर्णय पहले ये 4 लोग लेंगे और जब बात बराबरी पर छूटेगी तो वहां पर बंगाल के गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। साथ ही साथ कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। कि 1773 के बाद ब्रिटेन की संसद ने 1784 का अधिनियम बनाया जिसका नाम है पीट इंडिया एक्ट। इस पीट इंडिया एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कंपनी का जो मुख्य केंद्र लंदन में था, जहां पर कंपनी के 24 डायरेक्टर निदेशक होते थे, उनके साथ में कुछ सरकारी लोगों को जोड़ा गया और इन सरकारी लोगों की जो बॉडी थी उसका नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल। दूसरी बात यह थी कि बंगाल के कलकत्ता में जो बैठा हुआ भारत बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई और यह कहा गया कि अब चाहे वो बॉम्बे का गवर्नर हो चाहे मद्रास का गवर्नर हो, उसे हर मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल से सलाह लेनी होगी या उसके अधिकार क्षेत्र में काम करना होगा। अर्थात द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was made more powerful and he was given right to direct governors of Bombay and Madras in external as well as internal activities। साथ ही साथ कार्यकारिणी परिषद जो थी उसमें सदस्यों की संख्या को 4 से घटा करके 3 कर दिया गया। फिर 1793 का चार्टर एक्ट लाया गया था। उसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग हैं उनका वेतन जो दिया जाता था लंदन से, अब कहा गया कि उनका वेतन कंपनी के खजाने से दिया जाएगा या भारत के खजाने से दिया जाएगा जहां से कंपनी प्रशासन चला रही है। और साथ ही साथ कुछ व्यापारियों को जिनका प्राइवेट ट्रेड करने से जिनको रोक दिया गया था, कहा गया कि अब वो प्राइवेट ट्रेड मतलब निजी व्यापार कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि की गई और यह कहा गया कि गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद की जो निर्णय है उस निर्णय को अब उलटने की क्षमता रखेगा, अर्थात उसे नहीं करने का अधिकार दिया गया और इस नहीं करने का अधिकार को लैटिन भाषा में लोग वीटो कहते हैं, मतलब उसको दे दिया गया था एक प्रकार से वीटो पावर। और यह कहा गया कि 20 साल के बाद इसका फिर से रिन्यूअल किया जाएगा, तो 20 1813 में आ गया। कंपनी जो भारत में अभी तक व्यापारिक एकाधिकार का उपभोग कर रही थी उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई। कंपनी से कहा गया कि शिक्षा के मद पर आप 1 लाख रुपए खर्च करो। और नंबर 3, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। और नंबर 4, ये कहा गया कि सारी व्यवस्था 20 साल के लिए है, 20 साल के बाद देखा जाएगा क्या करना है। फिर 20 1833 में जब आया तो 33 में आने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल की पदवी को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। कार्यकारिणी परिषद में एक और नए व्यक्ति को जोड़ा गया, लेकिन यह कहा गया कि इस व्यक्ति को भारत के गवर्नर जनरल सिर्फ तभी कार्यकारिणी परिषद के साथ जोड़ेंगे जब वह किसी विधिक मामले पर बातचीत करेंगे या विधिक मामले का कोई मामला होगा तब उसको जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ कंपनी से कहा गया कि आप प्रशासन पर ध्यान दीजिए और व्यापारिक गतिविधियों को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दीजिए। और यह कहा गया कि जब आप कर्मचारियों की नियुक्ति करें तो मेरिट को आधार बनाएं, जाति धर्म रंग के आधार पर आप कर्मचारियों की नियुक्ति न करें। साथ ही साथ दास प्रथा पर को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए कह दिया गया कंपनी को कि आप जल्दी से जल्दी कानून बना लीजिए। और यह कहा गया कि व्यवस्था हम आपको 20 साल के लिए बना के दे रहे हैं, 20 साल के बाद अपना चार्टर का रिन्यूअल फिर से करा लीजिए। फिर आ गया 1853। वहां पर डायरेक्टर जो कंपनी के होते थे लंदन में, उनकी संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। और कंपनी से कह दिया गया कि जो व्यवस्था आपको बनाकर दी गई है, जिसका रिन्यूअल आप 20-20 साल में करा रहे थे, हो सकता है कि इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन समाप्त करने के पहले हम आपको नोटिस देंगे। तभी 1857 की क्रांति हो गई। बहुत सारे अंग्रेज मारे गए, भारतीय लोग भी मारे गए और ब्रिटेन की सरकार को बहाना मिल गया कि वह क्या करे, वह उनको पदस्थ करके और खुद का शासन भारत में चलाना आरंभ कर दे। और इस प्रकार से 2 अगस्त 1858 को एक अधिनियम पारित हुआ जिस अधिनियम का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1858। आइए हम लोग इस पर थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं
और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपका इस संवैधानिक विकास का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मैंने इस पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं, कम से लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस मैं करवा दूँगा, तो यह चैप्टर आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि मैं बहुत जल्द क्वेश्चन पढ़ूँगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन में और आप जितना अधिक प्रश्नों का उत्तर दोगे, उतना आपको अधिक आनंद की प्राप्ति होगी क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाने के लिए जब अपने आप को टेस्ट करते हो और जब टेस्ट में आप सफल होते हो, तो आपको बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। चलिए, हम लोग देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 की मुख्य बातें। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम जिसको हम लोग कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको कि यह 2 अगस्त 1858 को यह पारित हो गया था। दूसरी बात इसकी यह है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? अधिनियम का उद्देश्य था कि कंपनी के शासन को भारत में समाप्त करके ब्रिटेन की सरकार का प्रत्यक्ष शासन भारत में आरंभ किया जाए। तो 1858 का जो ये अधिनियम है इसकी पहली विशेषता क्या हो गई? पहली विशेषता हो गई कि रूल ऑफ द कंपनी वाज एबॉलिश्ड। रूल ऑफ द कंपनी वाज एबॉलिश्ड। कंपनी के शासन को क्या किया गया? कंपनी के शासन को भारत में समाप्त घोषित कर दिया गया। एंड इन दैट प्लेस डायरेक्ट रूल ऑफ द क्राउन वाज स्टार्टेड। और क्या हुआ इसमें कि जो ब्रिटेन का क्राउन या ताज है उसके शासन को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शासन को आरंभ किया गया। नंबर 3, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनका नियंत्रण भी भारत पर से समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर एक नई बॉडी लाई गई जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक भारत सचिव नाम के व्यक्ति, भारत सचिव नाम के पदाधिकारी की नियुक्ति की गई और यह कहा गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है उनकी सहायता करने के लिए एक बॉडी होगी जिसका नाम हो गया इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद। और यह कहा गया इस भारतीय परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 15 सदस्य इसमें होंगे। 8 ब्रिटेन के ताज या क्राउन के माध्यम से उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा और 7 का अपॉइंटमेंट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन को समाप्त किया गया था, उसके व्यापार को समाप्त नहीं किया गया था। तो एक बार मैं फिर से आपको क्विकली रिवाइज करा दूं। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 वाज पास्ड ऑन 2 अगस्त 1858। 2 अगस्त 1858 को यह पारित किया गया। इसके माध्यम से पहला क्या हुआ? नंबर 1 के रूल ऑफ द कंपनी वाज एबॉलिश्ड। भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। एंड इन दैट प्लेस रूल ऑफ द क्राउन वाज स्टार्टेड। और उसके स्थान पर ब्रिटेन के ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वह यह है कि जो दूसरा पॉइंट है कि रूल ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज आल्सो एबॉलिश्ड। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल, इन दोनों के भूमिका को भी भारत में समाप्त घोषित कर दिया गया। नंबर 3, एक नए पद का सृजन किया गया जो लंदन बैठ करके भारत के शासक शासनिक और प्रशासनिक गतिविधियों का नियंत्रण करेगा। उस प्रशासनिक अधिकारी का नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। लॉर्ड स्टैनली को भारत का प्रथम सचिव बनाया गया। और नंबर 4 कहा गया कि जो भारत सचिव है उनकी सहायता करने के लिए एक बॉडी होगी जिसका नाम हो गया इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद। और इस भारतीय परिषद में सदस्यों की संख्या होगी 15। 8 का नामांकन, 8 को जो है वो नियुक्ति देने का कार्य ब्रिटेन के ताज करेंगे और 7 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके निदेशक 7 को नियुक्त करने का कार्य करेंगे।
अब देखिए, निश्चित बात है कि अब ब्रिटेन की सरकार महारानी के माध्यम से, या वहाँ पर जो ताज था उस समय रानी विक्टोरिया महारानी थी, तो उनके माध्यम से भारत का शासन चलने लगा। लेकिन चूँकि आपको पता है कि ब्रिटेन एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर एक व्यक्ति होता है, जो होता है नाम मात्र का प्रधान। वास्तविक प्रधान कौन होता है वहाँ पर? मंत्रिमंडल। तो वास्तव में अब ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है, वास्तविक रूप से अब भारत के शासन प्रशासन को चलाना शुरू कर दिया, और उसके लिए एक नया इंडियन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, भारत का विभाग बना। उस भारत के विभाग का प्रधान बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव को। अब यहाँ पर जो देखिए, भारत सचिव है, यह भारत सचिव ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के माध्यम से या ब्रिटेन की संसद के माध्यम से आज्ञाएं पाता था, और वह क्या करता था, इसको भारत भेजता था। तो भारत में ब्रिटेन की महारानी का एक डायरेक्ट अपॉइंटी था, जिसको हम लोग पहले गवर्नर जनरल कहते थे। क्योंकि अब वह ब्रिटेन की महारानी का सीधा प्रतिनिधि हो गया, इसलिए इसको कहा गया वायसराय एंड गवर्नर जनरल। तो जो भारत का गवर्नर जनरल है, उसका टाइटल बदलकर हो गया वायसराय एंड गवर्नर जनरल। और लॉर्ड कैनिंग जो भारत के तात्कालिक गवर्नर जनरल थे, उन्हीं को भारत का प्रथम वायसराय एंड गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखो, ये जो 1858 का अधिनियम था, ये जल्दीबाजी में लाया गया अधिनियम था। जाहिर सी बात है, कंपनी के लोग जल्द ही कुछ नए नियम के साथ आते। तो यह नया जो नियम लाया गया, इसमें इंडियन काउंसिल में, भारतीय परिषद ने उसमें सलाह दी थी ब्रिटेन की संसद को, और यही कारण है कि इसका नाम रखा गया इंडियन काउंसिल। तो यह इंडियन काउंसिल भारतीय परिषद, और यह 1861 में पारित हुआ, इसलिए इसका नाम रखा गया भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बहुत जल्दी जल्दी बता दूं आपको। देखो, सबसे पहला इसमें नंबर 1 कि जो कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो मंत्रिमंडल की तरह काम करती थी, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद का क्या किया गया, इसका किया गया एक्सटेंशन या विस्तार। सदस्यों की संख्या 4 के जब बदले में हो गई 5। दूसरा कि आपको याद होगा कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के साथ में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारिणी परिषद थी, जब ये नियम कानून बनाते थे, तो 1853 में कहा गया कि 6 अतिरिक्त लोगों को जोड़ा जाएगा, जो कहलाएगी विधायिका परिषद। तो यहाँ पर क्या किया गया, इन सबको मिलाकर विधायिका परिषद का निर्माण होता था। विधायिका परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का क्या किया गया, यहाँ पर वृद्धि किया, विस्तार किया गया। तो आप यह कह सकते हो कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसमें गवर्नर जनरल होता था, कार्यकारिणी परिषद होती थी, और अतिरिक्त लोग होते थे, इन तीनों को मिला करके संसद की तरफ एक बॉडी बनती थी, जो नियम कानून बनाती थी। तो यहाँ पर क्या गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायिका परिषद का भी किया गया एक्सटेंशन। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज आल्सो एक्सटेंडेड, विधायिका परिषद का भी यहाँ पर विस्तार कर दिया गया। किस प्रकार से विस्तार किया गया, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें एडिशनल मेंबर्स को जोड़ने की बात हुई। अब यह कहा गया कि जो एडिशनल मेंबर्स होंगे, अतिरिक्त सदस्य, इनकी न्यूनतम संख्या 6 हो सकती है, अधिकतम 12 हो सकती है। नंबर 3 कहा गया कि जो अतिरिक्त मेंबर होंगे, अतिरिक्त मेंबर में कुछ लोग होंगे गवर्नमेंटल, सरकारी, मतलब वो सरकार के लोग होंगे, और कुछ होंगे नॉन गवर्नमेंटल या गैर सरकारी। और जो नॉन गवर्नमेंटल, गैर सरकारी लोग होंगे, इसमें जाहिर सी बात है कि इंडियंस को भी जगह देने की बात की गई। भारतीयों को इसमें शामिल करने के लिए यह प्रावधान लाया गया था। तो नॉन गवर्नमेंटल या गैर सरकारी लोग भी होंगे। और बताना मैं चाहूंगा कि बनारस के महाराज ईश्वरी देवनारायण सिंह, दूसरा जो है पटियाला के महाराज नरेंद्र प्रताप सिंह, और तीसरा जो है वह सर दिनकर राव। इन 3 भारतीयों को इसमें शामिल भी किया गया। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो मंत्रिमंडल की तरह काम करती थी, पहले सामूहिक रूप से काम किया करती थी। 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने इनको अलग अलग विभाग देना शुरू कर दिया था, और इसको एक अधिनियम के माध्यम से 1861 में फिर से लाया गया। और इस प्रकार से कहा गया कि जो आपका विधायिका कार्यकारिणी परिषद के लोग होंगे,
उन सबको अलग अलग जिम्मेवारी मिलेगी और इसको कहा गया पोर्टफोलियो सिस्टम। तो यहाँ पर एक पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में पहली बार आरंभ हो गया, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गई। और आपको बताना चाहूंगा कि जो 5 यहाँ पर कार्यकारिणी परिषद के लोग थे, इन एक को कहा गया कि फाइनेंस में लेगा, दूसरे को रेवेन्यू दिया गया, तीसरे को होम या गृह दिया गया, चौथे को मिलिट्री और पांचवें को लॉ या कानून। और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल है उसको ये अधिकार दिया गया कि जब आपका विधायिका परिषद का सेशन नहीं चल रहा हो, सत्र न चल रहा हो, तो जैसे भारत के राष्ट्रपति को आज अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, उसी प्रकार से गवर्नर जनरल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार हो। एक बार फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लो। देखो 1861 में आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। पहली बात आपको याद रखनी है कि नंबर 1 कि जो कार्यकारिणी परिषद है, सदस्यों की संख्या को यहाँ पर 4 से बढ़ा के 5 किया गया। दूसरा कि जब कार्यकारिणी परिषद के साथ में कुछ अतिरिक्त लोग जुड़ते थे, तो बनता था व्यवस्थापिका या बनती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, व्यवस्थापिका परिषद। तो यह जो विधायिका परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। संख्या जो 1853 में 6 थी, कहा गया कि अब न्यूनतम 6 लोग रह सकते हैं और अधिकतम लोगों की संख्या 12 हो सकती है। नंबर 3 कहा गया कि जो ये 12 लोग हो सकते हैं अधिकतम, इसमें से कुछ लोग होंगे सरकारी, कुछ लोग होंगे गैर सरकारी। जो गैर सरकारी लोग होंगे उसमें अंग्रेज भी हो सकते हैं, भारतीय भी हो सकते हैं। और यहाँ पर 3 भारतीयों को पहली बार जगह भी दी गई, जिसमें एक बनारस के महाराज थे, दूसरा पटियाला के महाराज थे और तीसरा थे आपके सर दिनकर राव, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। साथ ही साथ जो कार्यकारिणी परिषद थी, इस कार्यकारिणी परिषद के लोगों के विभागों को अब बांटने की बात की, कहा गया कि विभाग बांटे जाएंगे अब, इसको हम पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम भी पहली बार 1861 के अधिनियम के माध्यम से लाया गया। और साथ ही साथ यह कहा गया कि जब विधायिका परिषद का सेशन नहीं चल रहा होगा, सत्र नहीं चल रहा होगा और उसमें मान लो कि इमरजेंसी आ गई, तो गवर्नर जनरल अर्थात भारत के वायसराय को यह अधिकार होगा कि वह यहाँ पर अध्यादेश जारी कर सकें। इस अध्यादेश की अवधि 6 माह तक नियम कानून की तरह रहेगी। अब देखो 30 साल तक ये व्यवस्था वैसे की वैसे चलती रही। निश्चित रूप से इसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये भारतीयों के लिए जाहिर सी बात है कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर थी, यह उनको संतोष प्रदान करने वाली नहीं थी। और यही कारण है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए और अंग्रेजों ने इन सारी बातों को देखते हुए 1892 में फिर से एक अधिनियम लाने की बात सोची और इस अधिनियम को हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के नाम से जानते हैं। तो अगला जो आया वह था इंडियन अगला आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब देखो इसमें क्या क्या बातें की गई। नंबर 1 आपको बता दूं सबसे पहले कि जो कार्यकारिणी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारिणी परिषद का यहाँ पर फिर से किया गया एक्सटेंशन या विस्तार। मतलब देखो सदस्यों की संख्या आपको याद होगा कि 1773 में कार्यकारिणी परिषद में कुल लोग थे 4, 1784 में संख्या थी 3, 1853 में संख्या फिर हो गई थी 4, 1861 में संख्या 5 और 1800 आपका जब 92 आया तो उस अधिनियम में इसकी संख्या कर दी गई, फिर से इसकी संख्या बढ़ा के कर दी गई 6। तो संख्या यहाँ पर 6 हो गई। नंबर 2 जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधायिका परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक बार फिर से आपको बता दूं कि जब भारत का वायसराय अपनी कार्यकारिणी परिषद के साथ मिलता था और कार्यकारिणी परिषद के साथ में कुछ और लोगों को जोड़ा जाता था, तो सब मिलकर नियम कानून बनाते थे, कहती थी विधायिका परिषद। तो विधायिका परिषद में जो अतिरिक्त सदस्य थे, एडिशनल मेंबर जोड़े जाते थे, उनकी संख्या में वृद्धि की गई। कहा गया कि न्यूनतम अब 10 लोग और महत्तम 16 लोग रहेंगे। जहां तक मेंबर्स की बात थी, कहा गया कुछ लोग होंगे जो सरकारी या गवर्नमेंटल होंगे, कुछ लोग होंगे जो होंगे नॉन गवर्नमेंटल या गैर सरकारी। जो गैर सरकारी होंगे उनमें से कुछ लोग होंगे जिसको भारत का वायसराय नॉमिनेट या नामांकित करेगा और कुछ लोग होंगे जो होंगे निर्वाचित। हालांकि यहाँ पर निर्वाचन जरूर लाया गया, लेकिन निर्वाचन न तो प्रत्यक्ष था न सार्वभौम बृहस्पतिकार आधारित व्यवस्था थी। साथ ही साथ आपको अगला नंबर बता दूं मैं आपको कि एक आगे जो विधायिका परिषद है, इस विधायिका परिषद में सदस्यों को
कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों से क्या होगा, उन्हें क्वेश्चन पूछने का अधिकार होगा। जिस प्रकार से भारत की संसद में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक लोकसभा में और 12 बजे से 1 बजे तक राज्यसभा में सांसदों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, नोटिस देकर के 15 दिन पूर्व की नोटिस देकर उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। ठीक इसी प्रकार की एक व्यवस्था यहाँ पर आरंभ की गई और ये कहा गया कि 6 दिन पहले की नोटिस दे करके वह क्या कर सकते हैं, विधायिका परिषद के लोग कार्यकारिणी परिषद सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते। और साथ ही साथ देखो, जो बजट का मामला था उसमें कहा गया कि बजट को प्रस्तुत जब किया जाएगा तो यहाँ पर बहस करने का अधिकार निश्चित रूप से विधायिका परिषद के लोगों के पास होगा। हालांकि उन्हें बजट के कोई प्रावधान को लेकर आने या उस पर किसी प्रकार का कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, उसे उनको वंचित रखा। तो फिर से मैं आपको एक बार इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के प्रावधानों के बारे में बता दूं। देखो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। पहला कि कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 6 किया गया। नंबर 2 कि जो विधायिका परिषद थी, विधायिका परिषद का मतलब क्या हो गया कि वायसराय के साथ में कार्यकारिणी परिषद के लोगों को पहले जोड़ दो, फिर इसके बाद कुछ अन्य लोगों को जोड़ दिया जाता था। ये सब मिल के नियम कानून बनाते थे। ये विधायिका परिषद कहलाती थी। तो विधायिका परिषद में जो अतिरिक्त लोग जोड़े जाते थे उनकी संख्या में यहाँ पर वृद्धि की गई। न्यूनतम कहा गया कि इसमें 10 लोग हो सकते हैं और महत्तम की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। अब जो अतिरिक्त लोग जोड़े जाएंगे वह कौन होंगे, वो कुछ लोग सरकारी भी होंगे, कुछ लोग गैर सरकारी भी होंगे। और यह व्यवस्था 1861 में ही की गई थी। लेकिन यहाँ पर एक नई बात लाई गई और यह कहा गया कि देखो भाई, जो गैर सरकारी लोग होंगे, जो नॉन गवर्नमेंटल लोग होंगे, या नॉन गवर्नमेंटल लोग भी 2 प्रकार के होंगे। एक तो भारत का वायसराय डायरेक्टली किसी को अपॉइंट कर देगा और दूसरा क्या होगा, वो चुन के लोग आएंगे। आप कहोगे इसका मतलब है कि आज की तरह वहां पर चुनाव की व्यवस्था लाई गई। मैं बताना चाहूंगा आपको, ऐसी बात नहीं थी। चुनाव जो था वह पहली बात है कि उसमें सभी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। जिनके पास एक निश्चित प्रॉपर्टी होती थी, संपत्ति होती थी, वही लोग वोट दे सकते थे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये वोटिंग जो था यह इनडायरेक्ट था। मतलब पहले लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए, म्यूनिसिपैलिटी के लिए लोगों को चुनते थे। फिर वह वहाँ पर राज्य में जो प्रांतीय जो विधानसभाएं थी, फिर वहाँ के लोगों के लिए चुनाव होता था। फिर प्रांतीय विधानसभा के लोग क्या करते थे, वो केंद्रीय विधानसभा के लिए लोगों को चुनते थे। तो इलेक्शन वाज नाइदर डायरेक्ट नॉर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल इलेक्ट फ्रेंचाइजी, जिस प्रकार से आज होता है। और बताना चाहूंगा कि एट दैट टाइम ओनली 1% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वर एंटाइटल्ड टू कास्ट द वोट। उसमें भारत के केवल 1% लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया। और आगे आपको ये बताना मैं चाहूंगा कि मेंबर्स वेयर members given rights to ask question to members of executive council। विधायिका परिषद के सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तथा से पूछा जाए कि भारत में प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर की शुरुआत कब हुई, तो 1892 के अधिनियम के माध्यम से की गई थी। और इसके लिए उन्हें 6 दिन पहले की नोटिस देनी पड़ती थी। आज सांसदों को प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछने के लिए 15 दिन पहले की नोटिस देनी होती है। और आपको बताना चाहूंगा कि यह जो व्यवस्था इन्होंने साथ साथ में एक चीज और भूल गया कि जो बजट है उसमें कहा गया कि देखो भाई, जब बजट है तो बजट तो लेकर आएगी कंपनी, लेकिन बजट जो ब्रिटेन की सरकार के लोग लेके आएंगे, उस बजट पर भारतीयों को चर्चा करने का अधिकार जरूर होगा, लेकिन उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार या फिर उस पर किसी भी प्रकार से उस पर जो है उन्हें वोट देने का अधिकार, वोटिंग राइट नहीं होगी। आपको पता होगा कि बजट पर, भारत में जो बजट प्रस्तुत होता है उस बजट पर चर्चाएं होती है और चर्चा होने के बाद हर एक मुद्दे पर तो क्या किया जाता है कि वोटिंग कराई जाती है। जितने भी आइटम्स होते हैं सब पर वोटिंग कराई जाती है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर नहीं लाई गई थी। अब इंडियन काउंसिल 1892 के बाद में जो अगला अधिनियम आएगा वो आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यह चूंकि भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मोरले और भारत के तात्कालिक वायसराय मिंटो की संस्तुतियों के आधार पर ब्रिटेन की संसद ने बनाया था, इसलिए हम लोग इसको मोरले मिंटो सुधार अधिनियम या मोरले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसके देखो कुछ प्रावधान है, कुछ प्रोविजंस है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मोरले मिंटो अधिनियम है, इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया कि विधायिका परिषद का फिर से इसमें विस्तार किया गया। दूसरी बात है कि विधायिका परिषद में जो चुनाव की बात की गई थी, यहाँ पर चुनाव में कहा गया कि कुछ सीटें होंगी जो मुस्लिमों के लिए रिजर्व होंगी
और उस मुस्लिमों के लिए जो रिजर्व सीटें होंगी उस पर सिर्फ मुस्लिम ही वोट डाल पाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, एक पृथक निर्वाचक मंडल। और निश्चित रूप से कहा जाता है कि भारत के विभाजन के लिए प्रावधान सबसे बड़ी गुनाहगार प्रावधान है, क्योंकि पहली बार हिंदू मुसलमानों को किसी आधार पर अंग्रेजों ने बांट दिया था और धीरे 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 इसके कारण से गुटबंदी हुई और अंततः भारत का दुखद विभाजन इसकी परिणति के रूप में सामने आया। नंबर 3, आपको बताना चाहूंगा कि 1892 में सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब प्रश्न में ही प्रश्न पूछने के अधिकार नहीं दिए गए थे। 1909 के माध्यम से उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। बजट के मामलों पर उनको चर्चा करने का अधिकार दिए गए, साथ ही साथ उनको रेजोल्यूशन लाने का अधिकार भी दिए गए कि कुछ प्रस्ताव भी ले जा सकते हैं। हालांकि वोटिंग राइट से, मतदान करने के अधिकार से अभी भी उनको वंचित रखा गया था। जाहिर सी बात है, जो व्यवस्था ये लोग लेकर के आए थे, इसमें हालांकि विधायिका परिषद का बहुत बड़ा विस्तार किया गया था। कुल सदस्यों की संख्या, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर यहाँ पर 60 की गई थी। विधायिका परिषद का भी विस्तार किया गया था। वायसराय को लेकर के विधायिका परिषद में कुल 9 लोग हो गए थे। लेकिन ये भारतीयों के के जनमानस को यह संतुष्ट करने वाला नहीं था। यही कारण है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन और भी तेजी से प्रखर हुआ और इसके बाद एक नया अधिनियम 1919 में लाया गया, जिस अधिनियम का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1919। और इसको बनवाने में भारत के सचिव मोंटेग्यू और भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड की बहुत बड़ी भूमिका थी, इसलिए इसको हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके प्रावधान, इसका क्या मुख्य प्रावधान था। तो यह हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, या इसको हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखो प्रावधान में क्या था। पहली बात है कि जो विधायिका परिषद थी, जो भारत के लिए कानून बनाती थी, इसका क्या किया गया, इसको 2 भाग में बांटा गया, इसको बाइफरकेट किया गया। तो बाइफरकेशन हो गया, विभाजन हो गया। किसका मतलब, व्यस्त में 2 बॉडी बन गई। एक का नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो विधायिका परिषद थी, विधायी परिषद को क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया द्विसदनीय या बाई कैमरल बनाया गया। बाई कैमरल बना दिया गया। एक बनाई गई केंद्रीय विधानसभा, दूसरी बनाई गई आपको राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट। बाद में 1954 में यही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोगों ने लोकसभा कहा और काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहा जाने लगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा राज्यसभा की बुनियाद किसके माध्यम से हुई, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से हुई थी। दूसरी बात यह है कि जो प्रांत या प्रोविंसेस थे, अब यहाँ पर क्या हुआ देखो कि अब ये कहा गया कि जो केंद्र है, केंद्र कानून जो बनाएगा, वह कानून बनाने के कुछ विषय होंगे, निश्चित विषय होंगे। राज्यों को कानून बनाने के भी निश्चित विषय होंगे और राज्य में जो कानून बनाने का विषय होगा वह भी 2 भागों में बटा होगा। एक विषय उन मंत्रियों के जिम्मे होगा, हवाले होगा, जो मंत्री सीधे सीधे गवर्नर के प्रति जिम्मेवार होंगे, और कुछ विषय ऐसे होंगे जिनकी जिम्मेवारी वे मंत्री संभालेंगे जिनकी जवाबदेही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति होगी, प्रांतीय विधानसभा के प्रति होगी। फिर सुनो, कहा गया कि जो प्रांत होंगे, प्रोविंसेस, प्रांतों के 2 विषय होंगे। वे विषय जो उन मंत्रियों का अधीन होंगे जो गवर्नर के प्रति सीधे जिम्मेवार होंगे, उनको कहा गया जाएगा रिजर्व्ड सब्जेक्ट, उनको संरक्षित विषय कहा जाएगा। और वे विषय जिस पर उन मंत्रियों की जिम्मेवारी या जवाबदेही होगी या उनके अधीन होंगे, जो जवाबदेह होंगे प्रांतीय विधानसभा के प्रति, ऐसे सब्जेक्ट कहा गया ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट। और ये पूरी व्यवस्था जो है, उस पूरी व्यवस्था को कहा जाता है डायआर्की या द्वैध शासन व्यवस्था। तो मैं आपको बता दूं सीधे बहुत जल्दी से, देखो भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नाम से भी जानते हैं। फॉलोइंग्स वर द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट, इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला नंबर वन, ए हाई कमिश्नर वाज अपॉइंटेड इन लंदन विथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत सचिव के साथ में लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त का
का प्रावधान किया गया। नंबर 2, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया एंड इट्स ऑफिस वेयर नाउ टू बी पेड फ्रॉम द कॉफर ऑफ लंदन, कॉफर ऑफ ब्रिटेन रादर देन इंडिया। अब कहा गया कि जो भारत सचिव है और उसके जो अधिकारी हैं, उनके अधीनस्थ लोग हैं, उन सब का वेतन कौन देगा? तो उन सब का वेतन ब्रिटेन की सरकार देगी, भारत की सरकार नहीं देगी। इस प्रकार से एक अन्याय जो 1793 से भारत के फंड के साथ होता आ रहा था, उसको अंग्रेजों ने यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश की। नंबर 3, जो बॉडी बनाती थी नियम कानून, जिसको प्रांतीय विधानसभा कहा जाता था या प्रांतीय विधायिका कही जाती थी, जिसको कहते थे हम लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव, सॉरी, जिसको हम लोग केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय विधायिका कहते थे। उस केंद्रीय विधानसभा को एक के बदले में 2 क्षेत्रों में बाँट दिया गया, 2 उसके चैम्बर बना दिए गए। एक को कहा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा, और दूसरे को कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट। 1954 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भारत की आज़ादी के बाद कहलाने लगा। हालांकि उसको लोकसभा, पहले हाउस ऑफ पीपल कहा गया था बाद में, और हाउस ऑफ पीपल का एक हिंदी नाम दिया गया 1954 में लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट का दिया गया राज्यसभा। इस प्रकार से कह सकते हो कि लोकसभा राज्यसभा की बुनियाद यही से डाली गई थी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सदस्यों को बजट वाले मामलों पर कहा गया कि अब वे कुछ मामलों पर वोट डाल सकेंगे, मतलब सीमित रूप से उनको बजट के कुछ मामलों पर वोटिंग करने का अधिकार भी दिया गया। साथ में आपको ये बता देना चाहूंगा मैं कि जो यह अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से जो केंद्रीय विषय हैं और राज्य के विषय हैं, उनको एकदम निश्चित से पृथक कर दिया गया। तो कानून बनाने के 2 विषय बन गए, एक केंद्रीय विषय बना, दूसरा प्रांतीय विषय बन गए। प्रांतीय विषयों को भी 2 भाग में बांटा गया। कुछ भागों में कहा गया कि इसकी जो जिम्मेवारी होगी वह होगी सीधे-सीधे उन मंत्रियों के पास जो मंत्री गवर्नर के प्रति जवाबदेह होंगे। जवाबदेह मतलब होना का मतलब यह है कि गवर्नर उनकी नियुक्ति भी देगा और गवर्नर उनको अपने मन से हटा भी देगा। लेकिन कुछ विषय उन मंत्रियों के हवाले होगा जो मंत्रियों की नियुक्ति तो गवर्नर करेंगे, लेकिन उनको हटाने का काम कौन करेगा? हटाने का काम उनको करेगी प्रांतीय विधानसभा। जब तक उनको प्रांतीय विधानसभा में मेजॉरिटी या बहुमत होगा, उनको गवर्नर हटा नहीं पाएंगे। इस व्यवस्था को कहा गया डायरकी, या इसको हम लोग द्वैध शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और यह कहा गया कि जो हम व्यवस्था, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने जो व्यवस्था हम बना के ला रहे हैं, इसकी जांच हम 10 साल बाद करेंगे। तो 10 साल के पहले 1927 में साइमन कमीशन भारत में आया और वो बहुत सारी रिपोर्ट बना के लेके गया। उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 3 बार लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इन सारे गोलमेज सम्मेलनों में जो बातें हुई, इन सबको आधार बना करके 1935 में बनाया गया भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए जल्दी से क्विकली हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अब देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1935 में, आपको बताना चाहूंगा कि इट वाज लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट एवर मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा बनाए गए जितने भी अधिनियम थे, इसमें से सबसे बड़ा था। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्ट 1999 में जो ब्रिटेन की संसद ने बनाया, उसको छोड़ दिया जाए, तो आज तक ब्रिटेन की संसद ने जितना भी बड़ा कानून पास किया होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से बड़ा कानून वो आज तक नहीं बना पाई। तो आप कह सकते हो कि भारत के लिए बनाए गए सभी कानूनों में से यह सबसे बड़ा था, यह लेंथीएस्ट था। यह लेंथीएस्ट था। कितना लेंथी था यह? तो इसमें 321 सेक्शन से और 10 अनुसूचियां थी। नंबर 2 की डायरकी, या जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, जो प्रांतों में दी गई थी। प्रांतों में क्या किया गया? द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके, और यह कहा गया कि अब सारी जिम्मेवारी उन मंत्रियों के हवाले होगी जो मंत्री विधानसभा के प्रति जवाबदेह होंगे। मतलब यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। नंबर 3, प्रांतों के स्थान पर अब केंद्र में फिर द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई। मतलब वहां पर भी विषयों को 2 भागों में बांटा गया। कुछ विषय उन मंत्रियों को दिए गए जिनकी जवाबदेही पूरी तरीके से होती थी वायसराय के प्रति, और कुछ दिया गया उनको उनको जिनकी जवाबदेही केंद्रीय विधानसभा के प्रति और राज्यसभा के प्रति होती थी। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसमें कहा गया कि अब एक प्रांतों में जवाबदेह सरकार बनेगी, चुनाव कराए जाएंगे। तो 1937 में यहाँ पर चुनाव कराए गए। कुछ भारत के उसमें 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए। उन चुनाव में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रांत थे उसमें से बॉम्बे प्रांत, मद्रास प्रांत, बंगाल प्रांत, इन सबको प्रेसिडेंसी कहते थे। इसके बाद था आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसके बाद था आपका वेस्टर्न प्रोविंस, या जिसको हम लोग बाद में कहने लगे आपका संयुक्त प्रांत।
सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, असम, ये जो 11 राज्य थे, इन 11 राज्यों में चुनाव कराए गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 राज्यों में कांग्रेस ने या तो गठबंधन के साथ में या अपने बूते पर सरकारें बनाई, तो सरकारें चल रही थी। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, किसी बीच में देखो हो जाता है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज़ हो जाता है और अंग्रेज़ लोगों ने 3 सितंबर 1939 को ये घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन के साथ में लड़ेगा। और ज़ाहिर-सी बात है जहाँ-जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनको मनाने के लिए अगस्त ऑफ़र आया 1940 में, लेकिन ये लोग नहीं माने। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया, लेकिन बात बनी नहीं। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ कर दिया और इस तरीके से सारी बातें इस सब यहाँ पर चल रही थी। इसी बीच में क्या होता है कि जर्मनी जो है सरेंडर कर जाता है 7 मई 1945 को। इधर बम न्यूक्लियर बम के माध्यम से जापान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। 6 अगस्त 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए बम के माध्यम से जापान बर्बाद हो जाता है और इस तरीके से 15 अगस्त 1945 को पूर्णतः जापान की सेना अंतिम रूप से घुटने टेक देती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति घोषणा हो जाती है। ब्रिटेन की सरकार अब वहाँ बैठ कर के लंदन में इस ताकत में नहीं थी। हालाँकि जीतने के बावजूद भी उनके पास ताकत नहीं बची थी। भारत का शासन चला पाते अथवा भारत को आज़ाद करने की उनके पास मजबूरी आ गई और इस प्रकार से उन्होंने निर्णय किया कि भारत का संविधान बनाएँगे। हालाँकि भारत के संविधान को बनाने की मांग 1934 में ही माननीय नाथ राय के माध्यम से मंच से की जानी शुरू हो गई थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको पहली बार अगस्त ऑफ़र में माना था, लेकिन वो भी माना था कि युद्ध की समाप्ति के बाद हम कुछ करेंगे। इस मिशन में भी उन्होंने इस बात को दोहराया और उसके बाद उन्होंने भारत के आगे संवैधानिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मतलब क्या हम कर सकते हैं, उन्होंने एक कैबिनेट के 3 मेंबर को भेजा, इसको लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं। हम लोग इसको आगे की बात पढ़ेंगे। आपका भारत का संवैधानिक विकास जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप प्रश्न उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से सारे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे। मैंने आपको रिवीजन करा दिया। जो बच्चे हमारे पुराने हैं, जिनके पास पॉलिटी किताब होगी, तो मैं कहूँगा एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास जो होगी हम लोगों की मंडे वाली, उस मंडे क्लास में मैं इस पर क्वेश्चन आंसर कराऊँगा। लगभग 50 क्वेश्चंस है और मैं चाहूँगा एकदम बहुत ही धड़ल्ले के साथ जल्दी-जल्दी आप लोग कल मतलब एक लेक्चर में ही ये पूरा भारत का संवैधानिक विकास में क्वेश्चन आंसर कर लो। हाँ, जाते-जाते मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, ये कोरोना का काल ज़रूर है, सभी लोग परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हो। लेकिन देखो, ज़िंदगी परेशान होने से चलती नहीं है। ज़िंदगी में लड़ना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है और ज़ाहिर-सी बात है इसका कुछ भी तरीका नहीं, तरीका एक ही है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका काम करो। इस समय मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो वेब सीरीज़ और इस प्रकार के बहुत सारे सीरियल हैं, उनके चक्कर में फँस गए हैं। आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, पता नहीं आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान जाने। आप तो बहुत कमेंट करते हो, सर हम पढ़ना चाहते हैं, आप लोग पढ़ाइए, लिखाइए, करिए, वो करिए। वी आर डूइंग गुड एफर्ट्स, वी आर डूइंग बेस्ट एफर्ट्स फॉर यू। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप लोग वीडियो वगैरह देख रहे हो, इससे मुझे नहीं लगता कि आप लोग शायद पढ़ाई कर पा रहे हो। देखो, जुड़ो, सही तरीके से जुड़ो, फिर हमें भी मज़ा आएगा और निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, संघर्ष में ही विजय है और संघर्ष करने में आनंद है। आप घर पे बैठ जाओगे चुपचाप, किसी समस्या का कोई समाधान नहीं होना है। कायर लोग होते हैं, बेकार लोग होते हैं, बर्बाद लोग होते हैं। दुनिया में हमेशा तबाही आई है, दुनिया में हमेशा बर्बाद करने वाली चीज़ आती रही हैं, लेकिन हम मानव ने क्या किया, उसे लड़ा, उसे विजय पाई और आगे भी हम लोग अब विजय पाते रहेंगे। जाते तो मैं 2 पंक्ति सुना दूँगा आपको कि देखो, कहा गया है कि आँखों में सपने सजाकर तो देखो, अपनी मंजिल को मकसद बनाकर तो देखो, किनारे पे रहकर किसे क्या मिला है, कभी बीच समंदर में आकर तो देखो। जब तक बेटा उतरोगे नहीं, जब तक जूझोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो सकती। ज़िंदगी में हारना नहीं है, जब तक साँसें चल रही हैं, जब तक ज़िंदा हो, लड़ो, यही ज़िंदगी है। और जिस दिन आप थक हार के बैठ गए और आपने अपने मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल के विद्यार्थी क्यों आप झूठी बातों पर यकीन करते हो। फ़िल्में, ये सीरियल, ये वेब सीरीज़, ये सब नकली लोगों के द्वारा, मैं सॉरी इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, नकली लोग का नहीं, नकली लोग नहीं, नकली लोग कहना गलत है यहाँ पे। ये सारी बातें वो लोग लिखते हैं जो कहानियाँ लिखना चाहते हैं
और वो कहानियों को, जो नकली कहानियाँ हैं, जो कहानियों का कोई मतलब नहीं है, आपके जीवन से कुछ लेना-देना उसका नहीं है, वो सिर्फ़ आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए है। आप इन सब पर अपना ध्यान मत दो। इन सबको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन अपना है, अपना जीवन आप अपने तरीके से डालो। नेगेटिविटी, डोंट ब्रिंग नेगेटिविटी इन योर लाइफ, जस्ट बी पॉज़िटिव। और एक बार फिर से मैं जाते-जाते कहना चाहूँगा कि देखो ज़िंदगी है, ये मुस्कुराने के लिए है। विपदाएँ आती हैं, समस्याएँ आती हैं, लेकिन मुस्कुराहट से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं 2 मिनट में अपनी कविता सुना दूँ आप लोगों को। ज़िंदगी एक सुंदर उपहार है, इसे व्यर्थ में खोना ना, तो जो 2 पल मिले हँसने के, इन्हें आँसू में भिगोना ना। यूँ ही हँसते-खेलते जीवन पथ पर बढ़ते जाना, अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत, ज़िंदगी को तुम सजाना। ये तो ज़िंदगी है, मुश्किलें तो आएँगी, रात के अंधेरे हटेंगे, फिर से सूरज की किरणें छाएँगी और रुक न जाना मंज़िल पर तुम, यही हार की बात होगी, नए ध्येय का रास्ता ले, फिर से नई शुरुआत होगी। डोंट स्टॉप, ऑलवेज़ ट्राई टू गो अहेड। थैंक यू वेरी मच एवरी